हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी वीडियो में हम जो आइडियोटाइप है इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स है जैसे वीट है, बार्ले है, मेज़ है या फिर ब्रेसिका है, उनका जो आइडियोटाइप है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीट का आइडियोटाइप हम डिस्कस करेंगे। जो वीट का जो आइडियोटाइप है वो जो साइंटिस्ट थे डोनाल्ड, उन्होंने 1968 में प्रपोज़ किया। उसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे उनमें सबसे पहला था आपका शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम। तो उन्होंने बोला कि जो स्टेम है वो शॉर्ट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाइट उसकी कम होनी चाहिए प्लांट की, या हम कह सकते हैं कि ड्वार्फ होना चाहिए प्लांट। 90 से लेके 110 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होगा, जब स्टेम जो है शॉर्ट होगा उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ेगी, बिकॉज जो आपकी इंटरनोड और इंटरनोड है वो छोटी हो जाएंगी। जैसे जो नोड होती है जहाँ से लीफ निकलती है वो आपकी पास पास आ जाएंगी, और ये बीच का जो स्पेस होता है वो होता है इंटरनोड, ठीक है। तो इंटरनोड छोटी हो जाएंगी क्योंकि प्लांट की ओवरऑल हाइट क्या है वो अब कम हो गई है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, जो स्टेम है, जो कल्म है वो स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी वजह से लॉजिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि वो गिरेगा नहीं। जब हवा आएगी या बारिश आएगी तो वो आपका उसमें लॉजिंग नहीं होगी, वो गिरेगा नहीं, और जो लॉसेस होते हैं लॉजिंग की वजह से उससे भी आप बच जाओगे। तो बेसिकली आजकल जितनी भी आप देखोगे वीट की या राइस की वैरायटीज़ हैं वो सब ड्वार्फ ही हैं। उनकी हाइट लगभग 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, या 120 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये हम एक्चुअली हमने अचीव कर लिया है आइडियोटाइप के ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला आई होप आपको क्लियर है कि शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वीट के आइडियोटाइप का वो है इरेक्ट लीव्स, यानी कि लीफ जो है वो इरेक्ट होनी चाहिए। सपोज़ ये आपका स्टेम है, दो तीन तरीके की लीफ होती हैं वीट में या राइस में भी। जैसे ये ड्रूपिंग है जो ऐसे नीचे को झुकी रहती हैं, एक होती हैं जो सेमी इरेक्ट होती हैं इस तरीके से, और एक लगभग इस तरीके से इरेक्ट होती हैं यानी कि सीधी रहेगी। इनका जो एंगल होता है वो लगभग आप कह सकते हो कि ये 40 या 35 इस तरीके का एंगल उसका रहेगा। तो ये आपकी इरेक्ट लीफ होंगी जिससे कि इसको प्रॉपर लाइट मिलेगी, जो आपका सनलाइट होगी डायरेक्ट, और इससे आपका फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव होगा। तो इरेक्ट होनी चाहिए लीफ जो भी आपकी प्लांट के ऊपर हैं। देन फ्यू स्मॉल लीव्स, तो जो लेंथ होती है लीफ की वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20 to 25 सेंटीमीटर की आपकी लीफ होनी चाहिए। और लीफ का नंबर जो है पर स्टेम, जो आपके ये तो टिलर्स हो गए, आपको पता है कि वीट में टिलरिंग होती है, तो जो पर स्टेम जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नंबर उनका स्मॉल होना चाहिए। आपको बुक में भी मेंशन मिल जाएगा कि 7 से लेके आपकी 20 लीव्स हो सकती हैं, ठीक है। तो कम की तरफ कोई रहना है आपको, जो 7-8 लीफ हैं वो इनफ है एक स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो हर एक जो टिलर है वो उसका स्टेम है, उस पर जो है 7 to 8 लीव्स आर इनफ, बट बुक्स में आपको 7 to 20 आपको मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। ये वैरायटी टू वैरायटी वेरी कर सकता है। सो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया फ्यू स्मॉल लीव्स। देन आपका फोर्थ है लार्जर ईयर। ईयर मतलब जो उसकी स्पाइक है, ठीक है। आपको पता है कि जो स्पाइक होती है, आपका ये सपोज स्टेम है तो इसके ऊपर यहाँ पे हमारा जो है स्पाइक होती है जहाँ पे दाने लगते हैं, ग्रेन लगते हैं। तो जो स्पाइक है उसका वो लार्ज होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर आपको इसकी जो है लेंथ होनी चाहिए। वो आपकी सुटेबल है मोर ग्रेन्स पर ईयर प्रोड्यूस करने के लिए। अगर उसकी लेंथ ज़्यादा ही लंबी होगी तो उसमें क्या है, जो स्पाइकेलेट्स हैं वो खाली रह जाएंगी, उनमें ग्रेन नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर बहुत छोटी है तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कम हो जाएंगे। तो अप्रॉक्स हाइट जो उसकी लेंथ है ईयर की स्पाइक की वो 10 to 12 सेंटीमीटर इनफ है। देन इरेक्ट होना चाहिए ईयर आपका, ऐसे ड्रूपिंग टाइप नहीं होना चाहिए कि नीचे गिरा। अगर सीधा रहेगा तो वो आपका क्या होगा, लाइट उसमें भी पड़ेगी और प्रॉपर ग्रेन डेवलपमेंट होगा। देन प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, ऑन्स आपके फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन्स होते क्या, बेसिकली जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है आपकी स्पाइक से निकली होती है। सपोज ये आपकी स्पाइक है, ठीक है, ये स्पाइकलेट्स हो गई जिसमें आपके ग्रेन बनेंगे,
और इनके जो पॉइंट से ऐसे करके आपके जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम ऑन्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होने चाहिए ऑन्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसको प्लांट को जो है आपका एबायोटिक स्ट्रेस से भी बचाते हैं, जैसे ड्रॉट स्ट्रेस टॉलरेंस देते हैं प्लांट को। तो ऑन्स की प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट है। और रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो मेजर डिजीज़ हैं, इंसेक्ट पेस्ट हैं, उनके अगेंस्ट। एंड नेक्स्ट आपका लॉन्गर ग्रेन फिलिंग पीरियड होना चाहिए, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो लंबी होनी चाहिए प्लांट की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होती है? बेसिकली जब प्लांट वेजिटेटिव फेज से निकल के उसमें ग्रेन प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, तब वो जो ग्रेन फिलिंग पीरियड है, यानी कि जब आपकी जो स्पाइकेलेट्स हैं उनके अंदर ग्रेन फिल हो रहा है, बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, तब उसको ग्रेन फिलिंग पीरियड कहते हैं और वो इसमें लंबा होना चाहिए, तो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। जो फिनले हैं उन्होंने 1968 में कंसिडर किया कि टिलरिंग इम्पॉर्टेंट फीचर है वीट के आइडियोटाइप का, यानी कि जो टिलर्स हैं वो होने इम्पॉर्टेंट है। कई जगह पे आपको मेंशन मिल जाएगा कि 15 to 20 टिलर्स आर इनफ, ठीक है, या 10 to 15 टिलर्स आर इनफ। तो ये आपके टिलरिंग इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल वो है आपका स्टेम है, वो कई जगह पे आपको कई बुक्स में मोनोकल्म मिल जाएगा कि जो मोनोकल्म हैबिट है, मोनोकल्म मतलब सिंगल स्टेम होना, जैसे आपने मेज़ में देखा है। बट राइस और वीट में तो टिलर्स होते हैं, बट कई बुक में आपको मिल जाएगा कि मोनोकल्म हैबिट इम्पॉर्टेंट है। आइडियोटाइप में उन्होंने उसको इंक्लूड किया है। बट फिनले ने कहा कि टिलरिंग इम्पॉर्टेंट है, टिलर्स होने चाहिए। असाना प्रपोज्ड वीट आइडियोटाइप फॉर रेनफेड कल्टीवेशन। तो ये जो ऊपर हमने आइडियोटाइप देखा है, दिस इज़ फॉर इरिगेटेड कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। एंड रेनफेड के लिए किसने, जो हमें इरिगेटेड वाला किसने दिया? डोनाल्ड ने दिया 1968 में, 1968 में। फिर फिनले ने भी ये सारे कैरेक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट बताए जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। इसी के साथ फिनले ने जो है टिलरिंग भी इम्पॉर्टेंट बताया कि टिलरिंग होनी चाहिए। देन असाना ने रेनफेड कंडीशन के लिए हमें क्या दिया? अपना आइडियोटाइप प्रेजेंट किया कि जब अगर हम रेनफेड कल्टीवेशन करना चाहते हैं वीट का, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज जो नॉर्मल कंडीशन है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन रीसेंट वर्कर्स इंक्लूडेड बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन वीट आइडियोटाइप। तो ऊपर जितने भी लगभग हमने कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं, एक्सेप्ट जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, उसके अलावा सारे ही आपके कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल है, यानी बाहर से देख के आप उनको पता लगा सकते हो। जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑन्स, यानी ऑन्स प्रेजेंट है या नहीं है, ईयर इरेक्ट है या नहीं है, ईयर लार्ज है या नहीं है, लीव्स कितनी है, ठीक है, स्टेम कितना लंबा है, यानी हाइट कितनी है प्लांट की, ये सभी मॉर्फोलॉजिकल हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो है फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, जो बाहर से देखने से हमें पता चल जाते हैं। तो अभी जो है आइडियोटाइप में फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे फोटोसिंथेटिक रेट कितना है, ट्रांसपिरेशन रेट कितना है, ठीक है, कौन कौन से मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो सबको भी हम इंक्लूड करते हैं। देन तो ये हमारा आपका वीट का आइडियोटाइप हो गया। देन नाउ सेकंड क्रॉप इम्पॉर्टेंट जो है रबी में, वो है बार्ले। ये आपका अगेन फैमिली ग्रैमिनी का मेंबर है, पोएसी का। ठीक है, तो सीरियल्स हमने सेकंड सीरियल है ये इम्पॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे। बार्ले के आइडियोटाइप में जो है बेसिकली डोनाल्ड ने इसको 1979 में प्रपोज किया और ये लगभग समहाउ वीट के सिमिलर है। जो इन्होंने वीट में 1968 में आइडियोटाइप दिया उसी के सिमिलर है। इसमें इन्होंने कंसिडर वही सेम कैरेक्टर किए हैं लगभग जो वीट में किए हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्टेम होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए यानी प्लांट की हाइट कम होनी चाहिए। देन फ्यू स्मॉल इरेक्ट लीव्स, यानी कि लीफ जो है 7 से लेके 7-8 इनफ है पर स्टेम, और इरेक्ट होनी चाहिए, लीफ का एंगल जो है इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है, प्लांट पे। हाई हार्वेस्ट इंडेक्स, इन्होंने बोला कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स है वो हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ईयर जो है इरेक्ट होना चाहिए, ऑन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो सारे ही कैरेक्टर्स लगभग वही हैं जो वीट के हैं। देन जो रेसमसन ने 1987 में इसका एक और इलेबोरेट और इन्फॉर्मेटिव आइडियोटाइप प्रेजेंट किया। ठीक है, यूएसए के में इन्होंने ये प्रेजेंट किया बेसिकली। तो इन्होंने प्रपोज किया नो चेंज इन टिलर्स नंबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो पहले था कि
इतने टिलर नंबर ऑफ़ टिलर्स पर मीटर स्क्वायर में होने चाहिए, वो इन्होंने बोला कि इतने होने चाहिए। ईयर का जो नंबर है पर मीटर स्क्वायर, जो पहले से हम जैसे ब्रीडिंग करते हैं जो उसमें प्रेजेंट है उतना ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें भी लगभग 15 to 20 टिलर्स होते हैं। ठीक है, ईयर का नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव टिलर्स कितने हैं। ईयर नंबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि सारे टिलर्स पे तो ईयर नहीं आएगा, कुछ टिलर्स होते हैं जो लास्ट में निकलते हैं, आपको पता है, जो छोटे छोटे से लास्ट में निकलते हैं, उन पे जो है ईयर जो होता है, बाली होती है, वो नहीं आती है। ठीक है, या आएगी तो उसमें ग्रेन नहीं बनेंगे, तो उनको छोड़ के ईयर नंबर पर मीटर स्क्वायर उतने ही होने चाहिए। ऑन लेंथ जैसे हमने जो ऊपर डिस्कस किया होनी चाहिए उसकी एक प्रॉपर ऑन लेंथ। लीफ लेंथ एंड हार्वेस्ट इंडेक्स जो हमने ऊपर बताया, उन्होंने वही कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया। ठीक है, जो ऊपर डोनाल्ड ने प्रेजेंट किया था वही सारी इन्होंने उतने ही, मतलब कि इतने ही अमाउंट में ये प्रेजेंट होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि इसमें कोई चेंज नहीं है, बट ही एडवोकेटेड वेरिंग डिग्री ऑफ इंक्रीजेज इन कल्म डायमीटर, ग्रेन पर ईयर, मीन ग्रेन वेट, लीफ विड्थ, ड्यूरेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड ग्रेन फिलिंग पीरियड, वेजिटेटिव बायोमास विद अ मॉडरेट रिडक्शन इन प्लांट हाइट। बट इन्होंने जो कैरेक्टर इंक्लूड किए उनमें क्या क्या था, कलम का डायामीटर यानी कि जो स्टेम है उसका जो डायामीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। ठीक है, ग्रेन पर ईयर कितने हैं, उन्होंने बोला कि इनको भी कंसिडर करो कि जो ईयर है, जो बाली है, उसमें कितने ग्रेन्स हैं ग्रेन पर ईयर। देन मीन ग्रेन वेट कितना है, यानी कि अगर आप बोलो कि जैसे 1000 ग्रेन का जो वेट होता है वो कितना है। लीफ की विड्थ कितनी है, यानी कि जो लीफ की चौड़ाई है वो कितनी है। ड्यूरेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड ग्रेन फिलिंग पीरियड, यानी कि जब वेजिटेटिव स्टेज वो होती है जब प्लांट में पत्तियां वगैरह बन रही है, प्लांट की हाइट बढ़ रही है, टिलर्स आ रहे हैं, वो वेजिटेटिव फेज़ है। और उसके बाद जब प्लांट के अंदर बूटिंग स्टेज में प्लांट पहुंच गया है, उसके जो फ्लैग लीफ है उसके अंदर से वो बाली है, फिर वो बाहर आएगी बाली। ठीक है, उसमें जो है ग्रेन बनने शुरू होंगे। ये सब आपकी क्या है, ग्रेन फिलिंग पीरियड फिर स्टार्ट हो जाएगा। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होनी चाहिए, उन्होंने बोला वेजिटेटिव फेज़ जो है कम होनी चाहिए। देन वेजिटेटिव बायोमास कितना है, प्लांट की हाइट में उन्होंने बोला कि रिडक्शन होना चाहिए, प्लांट की हाइट कम होनी चाहिए, यानी कि ड्वार्फ वेराइटीज़ विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। देन इन एडिशन द आइडियोटाइप हैज़ सेमी इरेक्ट अपर लीव्स, मतलब कि जो प्लांट के ऊपर जो ऊपर वाली लीफ है वो सेमी इरेक्ट होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, यानी कि वो ड्रूपिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे गिरी हुई, वो सेमी इरेक्ट होनी चाहिए। देन दिस आइडियोटाइप डज नॉट हैव मोनोकल्म एंड शॉर्ट इरेक्ट लीव्स एज एडवाइज बाई डोनाल्ड 1979। तो डोनाल्ड ने कहा था कि मोनोकल्म होना चाहिए कि सिंगल कल्म। डोनाल्ड ने व्हीट में भी बोला कि टिलर्स नहीं होने चाहिए, एक ही सिंगल कलम होना चाहिए, एक ही सिंगल स्टेम होना चाहिए। बट ये आपका इन्होंने बोला कि नहीं, मोनोकल्म नहीं होना चाहिए, सिंगल कलम नहीं होना चाहिए, टिलर्स हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। यानी कि जितने टिलर्स होंगे, एक मॉडरेट नंबर उन्होंने बताया ओब्वियसली टिलर्स का, यानी कि टिलर्स बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसा नहीं है, एक नंबर जैसे 15 to 20 टिलर्स पर प्लांट। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा। तो ये इन्होंने बोला कि इतने टिलर्स होने चाहिए जो आपके इसमें प्लांट में रहने चाहिए। तो मोनोकल्म को इन्होंने बोला कि ये नहीं इंक्लूड किया, डोनाल्ड ने इसको इंक्लूड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए हमारे बार्ले के आइडियोटाइप के। देन थर्ड जो आता है आपका ऑयल सीड क्रॉप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेसिका का आइडियोटाइप। जो ब्रेसिका स्पीशीज़ है ये बेसिकली इसमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स लिए हैं, ये किसने दिया, आपका भार्गव एंड कोवर्कर्स ने 1984 में ये इसको प्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो है प्लांट की हाइट बताई कि 1 से लेके आपकी 1.25 यानी 1 to 1.25 इसकी मीटर हाइट होनी चाहिए। 5 to 6 प्राइमरी ब्रांचेस आपकी होनी चाहिए। बेसिकली जो आपकी अपनी जो हमारी होती हैं सरसों होती है, जो आप जिसको हम बेसिकली जो सीड के लिए, ऑयल सीड में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये उसके लिए है आइडियोटाइप। जैसे जो गोभी सरसों हो गई या अदर है, उनके लिए नहीं है ये, बेसिकली आपकी जिनसे हम ऑयल सीड में जिसको कंसिडर करते हैं, रेप सीड एंड मस्टर्ड के लिए है। ठीक है,
तो भार्गव एंड कोवर्कर्स ने 1984 में इसको प्रेजेंट किया। हाइट बता दी उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी ब्रांचेस है वो 5 to 6 होनी चाहिए और एंगल उसका 40 to 45 डिग्री पे होना चाहिए प्राइमरी ब्रांचेस का। थर्ड इन्होंने बोला कि जो मेन स्टेम है उसमें लगभग 40 सिलिक्वे आने चाहिए और जो लोअर 3 ब्रांचेज हैं उनमें 15 सिलिक्वे ही होनी चाहिए पर ब्रांच, और जो अपर 2 ब्रांचेज हैं उनमें 20 सिलिक्वे पर ब्रांच होनी चाहिए। देन 7 से लेके 10 स्मॉलर एंड थिकर लीफ होनी चाहिए विद हाई फोटोसिंथेटिक रेट, यानी फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होना चाहिए और जो लीफ है आपकी वो थिक होनी चाहिए और 7 to 10 आपकी होनी चाहिए, यानी कि पर जो स्टेम है, पर जो प्लांट है उसमें 7 से लेके 10 छोटी और थिक लीफ आपकी मजबूत लीफ होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस रेट भी ज़्यादा होना चाहिए और हर एक सिलिक्वे में लगभग 20 सीड अगर हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर कितने सीड हैं एक सिलिक्वे के अंदर वो तो वेराइटी टू वेराइटी डिफ़र करता है। ठीक है, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ भी डिफ़र करता है। हो सकता है ब्रेसिका रैपा में कुछ अलग होंगे सीड पर सिलिक्वे, ब्रेसिका जेंसिया में अलग होंगे, बट ये जो इन्होंने दिया ये आइडियो टाइप, एक आइडियल प्लांट टाइप के लिए दिया है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें तो इतने नहीं होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं। तो बेसिकली ये इन्होंने एक आइडियल प्लांट का दिया है कि हर एक सिलिक्वे में 20 सीड्स अगर होंगे तो ये एक आइडियल सिचुएशन है एक हमारे लिए, यानी कि ईल्ड के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट है। और हर एक सीड का लगभग 5 मिलीग्राम वेट होना चाहिए और रूट सिस्टम इसका डीप होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा क्रॉप के लिए। तो ये आपका ब्रेसिका का हो गया। देन जो एक इम्पॉर्टेंट सीरियल है मेज़, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेज़ का जो आपका आइडियोटाइप है 1975 में मोक एंड पियर्स ने इसको प्रपोज किया और ये नॉर्मल जो कंडीशन होती है, नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन होती है, उस इन्वायरमेंट के लिए दिया गया है। किसी स्ट्रेस इन्वायरमेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो जो नॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन होती है उसके लिए सबसे पहले इन्होंने दिया स्टिफ वर्टिकली ओरिएंटेड लीव्स अबाउ द ईयर एंड हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड लीव्स बिलो द ईयर। तो जो बेसिकली आपका ईयर है, ईयर मतलब कि जो फीमेल फ्लावर है, आपको पता है कि जैसे ये मेज़ है सपोज़, इसमें ऊपर तो टेसल आता है। टेसल क्या होता है? जो मेल फ्लावर होता है। जैसे यहाँ पे आपकी लीफ है, ठीक है, ऐसे करके लीफ होती हैं। तो सपोज़ यहाँ पे आपका ईयर है जो कॉब होता है, तो बेसिकली इसके जो है वर्टिकली ओरिएंटेशन होना चाहिए लीव्स का, ईयर के ऊपर की जो लीव्स है, और ईयर के नीचे की जो लीव्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होना चाहिए। देन मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि हमें किसके लिए सिलेक्शन करना है? जिस प्लांट में मेज़ के फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही आपका ग्रेन बनेंगे। ठीक है, ग्रेन फिलिंग अच्छे से होगी। ठीक है, देन थर्ड है एफिशिएंट ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स इनटू ग्रेन। तो बेसिकली फोटोसिंथेट क्या होता है? जो जैसे जो लीफ है वहाँ पे सपोज फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आपको पता है ना? ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, उनको फोटोसिंथेट कहते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेट यहाँ पे बन रहा है ये स्टेम से होते हुए, सपोज यहाँ पे आपका ईयर है, ठीक है, ये कॉब है, फीमेल फ्लावर है, इसी के में अंदर आपके सीड बनेंगे, आपको पता है। तो उन सीड में उसका जमा होना, जो यहाँ पे फोटोसिंथेट बनेगा यहाँ से जाके यहाँ पे, ये इसका ट्रांसलोकेशन है कि जहाँ पे ये बना है लीफ में, यहाँ से ये स्टेम के थ्रू अपने सीड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ये एफिशिएंट होना चाहिए, ग्रेन के अंदर जाके वो स्टोर होना चाहिए। देन शॉर्ट इंटरवल बिटवीन पोलन शेड एंड सिल्क इमर्जेंस। तो यानी कि जो आपका जो मेल फ्लावर है टेसल, यहाँ पे पोलन बनेंगे, और ये जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, कॉब, यहाँ पे आपके एग सेल होगी। तो बेसिकली सिल्क इमरजेंस बोलते हैं जब इसमें ये बाहर आ जाती है। जो सिल्क आपने देखे होंगे, इससे पतले पतले से थ्रेड होते हैं, ठीक है, ये बाहर निकले रहते हैं, एकदम सिल्की से होते हैं, लाइट ग्रीनिश कलर के, वाइटिश कलर के। तो ये जो सिल्क इमरजेंस है और ये जो पोलन शेड हो रहा है, इसके बीच में जो है इंटरवल कम होना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए। देन मोर देन 1 कॉब पर शूट। हर एक प्लांट पे आपने देखा होगा जनरली
एक ही कॉब होता है ना, एक ही जो आपका कॉब होता है मक्का जिसको बोलते हैं ना, जो उसका एक ही लगता है। तो बेसिकली एक से ज़्यादा लगे इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोलिफिकेसी। तो प्रोलिफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ईल्ड बढ़ाने के लिए, क्योंकि पर प्लांट अगर 2 भी कॉब आएंगे तो ईल्ड आपकी डबल हो जाएगी, है ना। तो प्रोलिफिकेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग पॉइंट भी है इन केस ऑफ मेज। स्मॉल टेसल साइज, टेसल का साइज़ छोटा होना चाहिए जो मेल फ्लावर है, क्योंकि पोलन बहुत ज़्यादा बनते हैं उसमें। तो अगर उसका साइज़ छोटा भी होगा, प्लांट की एनर्जी बच जाएगी उसको बनाने के लिए, ठीक है। जितना बड़ा बने होगा वो उतना ज़्यादा प्लांट की एनर्जी लगेगी। तो छोटे में भी उसमें पोलन जो है अमाउंट बहुत होगा। फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो प्लांट है वो फोटो पीरियड इनसेंसिटिव होना चाहिए, ताकि ऑफ सीजन कल्टीवेशन भी हो सके उसका। देन कॉल्ड टॉलरेंस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड एंड डेवलपिंग सीडलिंग। जो सीडलिंग बन रहे हैं, जब आपने उसकी सोइंग की है, जर्मिनेट हो रहा है सीड, उसमें क्या होनी चाहिए, कोल्ड टॉलरेंस होनी चाहिए। और जो ग्रेन फिलिंग पीरियड है वो आपका लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके मेज आइडियोटाइप के, जब हम उसको ग्रो कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। और ये किसने दिया, 1975 में, 1975 में मोक एंड पियर्स ने इसको प्रपोज किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी जो हमने डिस्कस की हैं आपकी आइडियोटाइप को, ठीक है। आइडियोटाइप ब्रीडिंग क्या होती है, आइडियोटाइप होता क्या है, हम बनाते कैसे हैं, वो हम अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उसको प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।